स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों एक बार और वापस से। और AS28 में अब हम आ गए हैं सबसे एडवांस सेगमेंट पर। हालांकि एग्जाम में यहाँ से प्रैक्टिकल आने के चांसेस थोड़े से कम है, आ सकता है 5 नंबर के लिए बढ़िया प्रैक्टिकल बन जाता है यहाँ से भी, लेकिन थोड़े से कम है चांसेस। लेकिन एक बार सुनने में तो कुछ भी नहीं जाता, बस सुन लो, होपफुली उससे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं। और वो ऐसा है कि यार आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ यार कुछ पढ़ा AS के नाम पर। अभी तक तो सब पानी कम चाय थे, एक्सेप्ट AS22, AS19, AS20, 16, ये कुछ अच्छे AS थे, बाकी तो सब पानी कम चाय थे। AS10 बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया AS था, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अच्छी फीलिंग आने वाली है। सरकार आप बताइए, अगर आपके बिजनेस में गुडविल है तो पहले तो वो कौन सी गुडविल है? विच गुडविल वी कैन ऑब्जर्व इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो आंसर सर सिंपल है, वी मस्ट हैव ओनली परचेज गुडविल इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड, एक परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट हमारा खून पसीना मेहनत त्याग तपस्या ये सब है, जो मेजरेबल नहीं है पैसों में, तो वो तो किताबों में आ नहीं सकती। अब दूसरी गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल कहां पे मिलती है? तो सर दो ही तो तरीके हैं, एक अमलगमेशन में AS14 जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, और PCS पर नेट पेमेंट मेथड इज मोर देन नेट एसेट्स एक्वायर्ड। अगर आपने PC नेट एसेट्स मेथड से दिया है तो गुडविल आ नहीं सकती, लेकिन अगर आपने नेट पेमेंट मेथड से PC दिया है तो PC का अमाउंट आपके जो नेट पेमेंट मेथड से आया है वो नेट एसेट से ज्यादा हो सकता है। और उस केस में हम अपनी किताबों में गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सर गुडविल हमने रिकॉग्नाइज कर ली, हमने गुडविल पे क्यों करी? तो डेफिनेटली सर उस बिजनेस की अर्निंग एबिलिटी के बेसिस पर वर्थ ज्यादा थी, जबकि उसकी एसेट्स का बैकअप कम था। मैंने बेस्ट एग्जांपल तो अपना विद्योदय का दिया था कि यार सारी तामझाम समेट लूं तो 5 करोड़ की नेट एसेट्स नहीं है। खैर आजकल तो ज्यादा हो गई, लेकिन अगर मैं अर्निंग एबिलिटी के बेस पे वैल्यूएशन करूं तो इट विल बी मोर देन 200 करोड़। तो जो डिफरेंस है उसी के लिए तो गुडविल पे हो रहा है। तो मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया और उसके लिए मैंने कुछ गुडविल पे करी। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुडविल इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू कमाने में, कैश फ्लो कमाने में कैपेबल है, या गुडविल किसी न किसी एसेट्स के या बंच ऑफ एसेट्स के या बंच ऑफ CGUs के कंधे पे बैठ के काम करेगी? तो आंसर है डेफिनेटली यस। गुडविल विल वर्क not individually, it will work along with certain other assets or certain CGU or a group of CGUs. तो आज क्या सिर्फ इम्पेयरमेंट हमारी PPE और इंटेंजिबल की वैल्यू में हो रही होगी, या गुडविल में भी कोई इम्पेयरमेंट पॉसिबल है? तो आंसर ऐसा डेफिनेटली है, गुडविल की भी वैल्यू में इम्पेयरमेंट हो सकता है। यानी जो अमाउंट हमने कुछ पे किया था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, और आज उसमें शायद अंतर आ जाए। आज मतलब WDV जो आज है उसकी और उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है उसमें कुछ अंतर आ जाए। लेकिन सवाल एक ही है, क्या गुडविल अकेला अपने आप में एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हो सकती है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। तो सर यहां पर हमारे AS ने क्या बोला कि गुडविल can never earn cash individually, and it is generally paid on acquisition of business as per AS14 or on account of acquisition of control, that is AS21, 23 और 27। गुडविल ठीक है सर, हम कभी भी गुडविल को अकेले इंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुडविल की अपनी इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट होती ही नहीं है। अगर किसी कंपनी की बुक्स में गुडविल है तो कंपनी किसी भी CGU का इंपेयरमेंट बिना गुडविल कंसीडर किए नहीं कर सकती है। जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और गुडविल का करना है, तो पहले तो आपको उस गुडविल को रिस्पेक्टिव CGU के साथ अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं।
आप चाहें तो लेक्चर को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी ये हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दिए थे। तो देखिए जरा, हमने बोला कि यार मैंने पीसी पे किया है अंडर नेट पेमेंट मेथड 500 lakhs का, ठीक है। जो नेट एसेट्स एक्वायर हुई हैं वो 400 lakhs की हैं। और ये जो बिजनेस एक्वायर किया है इसकी मान लो 3 फैक्ट्रियां हैं और तीनों फैक्ट्रीज इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करने में सक्षम है। तो ऑल 3 फैक्ट्रीज जिसके अंदर मल्टीपल असेट्स हैं आर कंसिडर्ड एज सीजीयूज। तो ये जो 400 लाख रुपए नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो 3 सीजीयूज से बनी हुई है, जिसमें एक है सीजीयू 1 180 lakhs का, सीजीयू 2 100 lakhs का और सीजीयू 3 120 lakhs का। अब सर आपने पीसी कितना दिया? 500 lakhs। आपके पास नेट एसेट्स कितनी आई? सर 400 lakhs। तो बताइए आपने गुडविल के लिए कितना अमाउंट पे किया है? तो आंसर आया सर गुडविल का अमाउंट पे हुआ है 100 lakhs। ओके, सवाल ये उठता है दोस्तों, ये जो 100 lakhs है ये पूरे बिजनेस के लिए आपने एक्स्ट्रा पे करा है और उस पूरे बिजनेस को हमने 3 कैश जनरेटिंग यूनिट में सब डिवाइड किया है। तो ये गुडविल किस वाले बिजनेस के लिए है? सीजीयू 1 के लिए, 2 के लिए या 3 के लिए? अगर गुडविल अलोकेबल है स्पेसिफिकली, तो लेट क्वेश्चन शुड इन्फॉर्म यू। हो सकता है कि इसकी एबिलिटी ज्यादा हो, इसकी कम हो, इसकी और कम हो, कोई इंडिपेंडेंट रेशियो भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको वो कोई इंडिपेंडेंट रेशियो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हाँ गुडविल इज टू बी एलोकेटेड ऑन सीजीयूज, यानी गुडविल इज एलोकेबल ऑन सीजीयूज, लेकिन बेस नहीं दिया है, तो फिर आपके लिए बेस्ट बेस क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ सीजीयूज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपने उसके लिए ही ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। तो यहां पर देखो जरा रेशियो क्या बन रहा है सर? 400 180, ठीक है। तो 180 अपॉन 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर? लगभग 45% आ रहा है। चेक करो, हाँ चेक कर लो। 180 अपॉन 400 इंटू 100, 180 अपॉन 400 इंटू 100, एग्जैक्टली 45%, 25% एग्जैक्टली और 30%। तो 100 lakhs की इस गुडविल को 45%, 45 lakhs, 25% 25 लाख, 30% 30 लाख में बांट दिया गया। क्या बोलते हैं? आई होप यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब इस 100 lakhs की गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सीजीयू 1 पर 45 lakhs, सीजीयू 2 पर 25 lakhs और सीजीयू 3 पर 30 lakhs। हमारा ये जो सीजीयू 3 है, इसका कैरिंग अमाउंट 2 साल के बाद 90 लाख रुपए बचा है। इस बीच क्या क्या हुआ? तो कुछ सीजीयू में एक आधा असेट्स ऐड हुई होगी, बिकी भी हो सकती है और डेप्रिशिएट भी हुई होगी, हम उससे अंतर नहीं पड़ रहा। 2 साल बाद आपके सीजीयू 3 की कैरिंग अमाउंट 90 लाख रुपीस है और इस सीजीयू 3 में वी हैव 3 असेट्स ए, बी एंड सी, जिनका कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस इज 30 lakhs, 40 lakhs एंड 20 lakhs। सर ये कहां से आया? क्वेश्चन देगा। अभी मैं कौन हूं? मैं क्वेश्चन हूं। तो जैसे मैंने आपको ये वैल्यू दी, ऐसे कल आपको क्वेश्चन वैल्यू देगा। आराम से समेटते हैं। मैं पहुंचा हूं सीजीयू 3 के पास और सीजीयू 3
जिसकी कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्विजिशन इज 90 लैक्स है, उसमें ये 3 असेट्स हैं जिनकी कैरिंग अमाउंट, या डब्ल्यूडी भी बोलते हो आप, वैसे डब्ल्यूडी भी नहीं बोलते, कैरिंग अमाउंट ही बोलते हैं, 30, 40 और 20 लैक्स। अच्छा, CGU3 के हिस्से में कितना गुडविल आया था बताओ सर। सर CGU3 के हिस्से में गुडविल आया था 30 लाख। ओवरऑल गुडविल कितना था? 100 लैक्स। आपने AS26 पढ़ा है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स, 14 भी पढ़ा है, और AS26 बोलता है कि गुडविल को मैक्सिमम 5 इयर्स में अमोटाइज किया जाता है ना? एब्सोल्युटली। AS26 में बोला गया है कि गुडविल इज टू बी अमोटाइज इन 5 इयर्स, या फिर आप जस्टिफाई कर पाओ लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड तो वो पीरियड, अदरवाइज जनरली 5 इयर्स में हम उसको अमोटाइज करते हैं। तो सर एक बात बताओ, 100 लैक्स डिवाइड बाय 5 इयर्स किया तो 20 लैक्स पर एनम आया। बिजनेस एक्वायर करके किए हुए आज 2 साल हो चुके हैं, तो आप इस गुडविल में से 40 तो अमोटाइज कर चुके हैं, तो आज इस गुडविल की नेट वैल्यू आफ्टर अमोटाइजेशन 60 लाख बची। और CGU3 का जो हिस्सा था टोटल गुडविल में वो था 30%, याद है ना? CGU3 का हिस्सा गुडविल में 30% था, तो आज जो बची हुई गुडविल है 60 लाख, उसमें CGU3 का हिस्सा कितना है? तो सर 60 लाख का 30% 18 लाख। ऐसे कर लो। दूसरा तरीका, आपने शुरुआत में ये बांट लिया था 45, 25 और 30। अब इस 30 में से 5 में से 2 साल गुजर चुके हैं, तो 12 का अमोर्टाइजेशन हो चुका होगा, तो 30 में से 12 गए तो कितना बचा? 18 लाख। तो सर अब आप बताइए, इस CGU3 का कैरिंग अमाउंट कितना है? 90 लाख। यहां पर अब बहुत ध्यान सुनिएगा, बेहद 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 ध्यान सुनिएगा। AS28 बोलता है कि अगर आपका गुडविल अलोकेबल ऑन CGU है तो आप उस पूरे CGU का इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बोला गया कि सर सबसे पहले उस CGU की सारी एसेट्स की कैरिंग अमाउंट जोड़ लें, प्लस उसमें ऐड करें गुडविल का कैरिंग अमाउंट जो एलोकेटेड हुआ है रिस्पेक्टिव CGU पर, विच वॉज बेसिकली 18, अभी बताया था। तो टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU3 विल बी नाउ टेंजिबल असेट्स प्लस गुडविल एलोकेटेड 108 लैक्स। ठीक है सर। अब सर क्वेश्चन बोलता है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU3, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU3। अब रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअल एसेट्स A, B और C का नहीं मिलेगा, पूरे ग्रुप का मिलेगा। तो इस पूरे ग्रुप का रिकवरेबल अमाउंट मान लो 100 है, मान लो 100 है, जबकि कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल इस CGU का कितना है? 108। तो कैरिंग अमाउंट 108, रिकवरेबल अमाउंट 100, कितना आया सर? 8 का लॉस। सर 8 का ये जो इंपेयरमेंट लॉसेस का करेंगे क्या? 8 का जो इंपेयरमेंट लॉसेस का करेंगे क्या? तो यहां AS28 ने क्या बोला कि सर ध्यान से रखिएगा, ये जो इंपेयरमेंट लॉस आया है इसको सर्वप्रथम गुडविल से अमोर्टाइज किया जाएगा। यानी अगर इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट 18 लाख रुपए या उससे कम है तो पूरा की पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से सेट ऑफ किया जाएगा। यानी सबसे पहले गुडविल को ठिकाने लगाया जाएगा, और गुडविल को ठिकाने लगाने के बाद भी अगर पैसा कम पड़ जाता है, जैसे हमारा ये एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 2, पहले केस में हमने क्या बोला? कुल मिला के लॉस 8 लाख है, जबकि गुडविल कितनी है? 18। तो आप एक काम करो, ये 8 का लॉस पूरा 18 से एडजस्ट करो, यानी इसको एज इट इज कैरी करो, और इस 18 में से 8 को राइट ऑफ करने के बाद 10 की आपकी
रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि सर नहीं, रिकवरेबल अमाउंट तो 81 है, कैरिंग अमाउंट है 108, तो 108 माइनस 81, 27 का टोटल इंपेयरमेंट लॉस है। क्या करें इसका? तो इस 27 के इंपेयरमेंट लॉस को सबसे पहले यूज करें टू राइट ऑफ एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल। पूरा गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ कर दो। तो 27 में से 18 गुडविल के राइट ऑफ कर दिए। अब कितना बचा? 9। तो ये 9 का जो लॉस आया वो किसका है? ए का है, बी का है, सी का है। आंसर सर तीनों का है, क्योंकि हमने ये पूरे सीजीयू का लॉस निकाला है। तो अब इस 9 के लॉस को आप चार्ज करेंगे सीजीयू के जो अंदर असेट्स हैं उन पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट का रेशो क्या रहा है? 3:4:2। तो ये जो बचा हुआ 9 लाख का लॉस है, इसको 3/9 यानी 1/3 चार्ज किया जाएगा एसेट ए पर, 4/9 यानी 4 लाख रुपए चार्ज किया जाएगा एसेट बी पर, और 2/9 यानी 2 लाख रुपए चार्ज किया जाएगा एसेट सी पर। तो अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हिसाब आ रहा है? कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, एसेट ए, बी, सी और गुडविल। बुक वैल्यू 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख और 18 लाख। टोटल हो गया आपका कितना? 108। इंपेयरमेंट लॉस पहले 18 पूरा यहां पे राइट ऑफ किया 27 में से, तो जो बचा हुआ 9 लाख था उसको हमने राइट ऑफ किया इन द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट विद इन द CGU। तो सर अब बताएं व्हाट इज रिवाइज कैरिंग अमाउंट? तो ये तो हो गई 0। 30 माइनस 3 27, 40 माइनस 4 36, 20 माइनस 2 18। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। एक क्वेश्चन और बनाया था, जरा देखिए, एक बार पहले अपन पढ़ लेते हैं। गुडविल डज नॉट जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली from other assets or group of assets, and therefore the recoverable amount of goodwill as an individual assets cannot be determined. MCQ. As a consequence, if there is an indication that goodwill may be impaired, recoverable amount is determined for cash generating unit to which goodwill belongs. तो फिर हम CGU के थ्रू ही गुडविल का अमोर्टाइजेशन करेंगे। दिस अमाउंट इज देन कंपेयर्ड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU एंड एनी इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर गुडविल एलोकेट हो सकती है, कैन बी ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, एन एंटरप्राइज अप्लाई द बॉटम अप टेस्ट ओनली। वैसे आपने जो किया उसी को ही बॉटम अप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? अभी जो आपने किया उसी को ही बॉटम अप टेस्ट बोलते हैं। क्या करना है बॉटम अप टेस्ट में? CGU की इंडिविजुअल असेट्स कैरिंग अमाउंट, उसमें जोड़ लें गुडविल का कैरिंग अमाउंट जो उस CGU के ऊपर अप एलोकेट हुआ था, सबको जोड़ लें। फिर उसके बाद इस पूरे CGU का रिकवरेबल अमाउंट निकालें। अगर रिकवरेबल अमाउंट CGU के कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो मतलब देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, तो फिर गुडविल को भी बुक वैल्यू पे कैरी करो।
लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल, देन डिफरेंस इज इम्पेयरमेंट लॉस. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? तो फर्स्ट यूज गुडविल, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, एंटायर अमाउंट टू राइट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. अगर उससे काम चल जाता है तो बेस्ट है. अगर नहीं चल पाया तो कम पड़ गया तो गुडविल का अमाउंट, तो फिर जो बचा हुआ इम्पेयरमेंट लॉस है वो उस सीजीयू की जो एसेट है उसका जो कैरिंग अमाउंट है उसके अनुपात में सीजीयू की बची हुई टेंजिबल असेट्स पर अमोर्टाइज किया जाएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉटम अप अप्रोच. ओके. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट गुडविल on reasonable and consistent basis, then enterprise may apply both bottom up and top down test. अब सर ये क्या होता है, समझेंगे सरकार, रुको जरा, सब्र करो, एक एक करके अपन देखते हैं. चलिए सर, जैसे ये क्वेश्चन है, नहीं उससे पहले हमने एक क्वेश्चन बनाया है. देखो देखो जरा, गुडविल पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस अपने आप में ही एक पूरा सीजीयू है, यानी उसमें 2-3 सीजीयू नहीं है, बिजनेस अपने आप में एक सीजीयू, सिंगल सीजीयू है. ऑन 1 अप्रैल 2022 VPL acquire AXC Limited for rupees 3,000 lakhs using net payment method. जो नेट एसेट्स एक्वायर करी उसकी फेयर वैल्यू, देखो याद हो तो, अगर मर्जर नहीं है तो जो असेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर की जाती हैं वो फेयर वैल्यू पे की जाती हैं. उसकी किताब में वैल्यू क्या है उस समय मतलब नहीं पड़ता, जो उसकी फेयर वैल्यू हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं और वो हमारे लिए अब हमारी कॉस्ट बन जाती है, वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाती है और उसी को आगे कैरी किया जाता है. तो सर वो 2500 lakhs थी, therefore we had paid goodwill on acquisition 500 lakhs, 3000 minus 2500. 2 साल बाद गुडविल की डब्ल्यूडीवी क्या बची पहले बताओ सर, बताओ ना. 500 लाख रुपए अगर 5 साल में अमोर्टाइज होना है और 2 साल गुजर चुके हैं तो इतना तो आप ऑलरेडी अमोर्टाइजेशन कर चुके हैं. तो आज डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल कितनी है, 300. ओके. कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटायर सीजीयू इज 2000. सर लेकिन वो तो 2500 था. अरे भाई 2 साल पहले था, आज उसका कैरिंग अमाउंट 2000 है. इसमें 3 असेट्स आती हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. मशीन 1 900, मशीन 2 600, मशीन 1 500 कैरिंग अमाउंट. बताइए सर, अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू 2050 है या 1800 है तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा और उसे हमारे सीजीयू पर कैसे बांटा जाएगा. चलो सर बताइए. टोटल कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग टोटल कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो सर वो था 2000 प्लस गुडविल की बुक वैल्यू 300 lakhs. तो टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, चलिए सर केस ए क्या करोगे सर. केस ए में बोला गया कि हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट, अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे आया होगा, तो सर रिकवरेबल अमाउंट विल बी हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द एंटायर एसेट्स ऑफ सीजीयू और देयर रिकवरेबल अमाउंट, देयर वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू इन यूज.
वो आपने निकाल लिया, क्वेश्चन देगा, आपने टेंशन नहीं लेना। तो रिकवरेबल अमाउंट केस नंबर ए में 2050 है, तो रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट 2050 है, कैरिंग अमाउंट 2300 है, तो 250 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। लेकिन चूंकि बुक वैल्यू गुडविल इज मोर देन इम्पेयरमेंट लॉस है, तो एंटायर impairment loss will be charged to या charge against goodwill। तो revised carrying amount will be, तो सर मशीन 1 एज इट इज 900, मशीन 2 600, मशीन 3 500 और गुडविल, तो सर गुडविल का अमाउंट आएगा, अभी बुक वैल्यू थी 300 और इम्पेयरमेंट लॉस 250, तो 9 से 15 5 20, इस प्रकार आपका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा अगर इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट एलोकेटेड गुडविल से कम है तो। अब सर इसी केस में केस 2, if recoverable amount is 800 and carrying amount of CGU including goodwill is 2300, तो सर impairment loss 500 आया। अब ये 500 का impairment loss बटेगा कैसे? फर्स्ट अगेंस्ट गुडविल, वो कितना है 300, अब आपका बैलेंस इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया, तो आंसर आया सर 200, और ये 200 बटेगा मशीन 1 2 और 3 में, in the ratio of 9:6:5, तो 200 का 45%, 200 का 45% कितना हुआ 90, 200 का 30% 60 और 200 का 25% 40। तो इस प्रकार ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब अगर मुझको रिवाइज कैरिंग अमाउंट बताना है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 एंड गुडविल, तो मशीन 1 की कैरिंग अमाउंट थी 900 600 500 और 300, माइनस किया इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हुआ 90 60 50 और 300, तो सर उस केस में
रिवाइज कैरिंग अमाउंट, 810, 540, 450 और 0 जोड़ के देखिए चारों को कितना आया, 810, 540, 450। ये अमाउंट हमेशा मैच होना चाहिए इससे, तभी तो आप बोल पाओगे कि हमने सही निकाला है। क्योंकि आपने करा क्या, 2300 को घटा के 1800 पे लाए हो, तो 500 पे राइट ऑफ करें, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू what? Recoverable amount of entire CGU which is given in the question. ओके, अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। इतने लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। एक बार इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। देखते हैं जरा। एक कंपनी है जिसमें 3 CGU हैं जिनकी निम्नलिखित एसेट्स हैं। दीज आर दी एसेट्स, एसेट A, B, C, D, E, F, G और H। इन सभी एसेट्स का जो कैरिंग अमाउंट है इन लैक्स वो है 300, 600, 800, 900, 1200, 900, 750 और 1200। एसेट A is part of CGU1, asset B is part of CGU2, C is part of 3, D is part of 2, E is part of 3, F is part of 1, G is part of CGU2 और H is part of CGU1। कंपनी ने गुडविल के लिए पे किया था बिजनेस के एक्विजिशन पर, जिसके अंतर्गत ये 3 CGU काम करते हैं। यानी मान लो फिर से वही, मैंने एक कंपनी टेक ओवर कर ली और उसको टेक ओवर करने पर गुडविल का एक अमाउंट पे किया था, मान लो 1500, हालांकि आज वो वैल्यू बची है 1000, तो गुडविल का अमाउंट पे किया था 1000। ओके, गुडविल जो पे करी थी पूरे बिजनेस के लिए, उसी में ही ये 3 CGU थे, CGU1, 2 और 3, जिसके लिए मैंने ये गुडविल का अमाउंट पे किया था। ठीक है, उस समय गुडविल को बांटा गया था इन 3 CGUs पर इन द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। ठीक है जी। अब हमसे बोला जा रहा है कि सर CGU1 का रिकवरेबल अमाउंट 2500 लाख है, CGU2 का 2000 लाख है और CGU3 का 2500 लाख है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द CGU एंड कैलकुलेट द रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। ये लगभग आपका क्वेश्चन होगा। सर सबसे पहले एक काम करें, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लिक ले लीजिए, मैं भी हट जाता हूं आपके सामने से। लो जी सर, मैं हट गया, मैं आपके और आपके क्वेश्चन के बीच में नहीं आया। जल्दी से एक क्लिक ले लें। अगर क्लिक ले ली है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सरकार, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन goodwill is allocable to CGUs, therefore we will apply बॉटम अप अप्रोच। ये बोलिएगा। ओके सर, अभी बॉटम अप अप्रोच में करना क्या है? सर सिंपल है, ये तो बहुत इजी हो गया। गुडविल को भी हर एक CGU में जोड़ लो और फिर पूरे CGU का आप रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करो। जो भी लॉस आए पहले गुडविल से एडजस्ट होगा और बचा हुआ पैसा, बचा हुआ लॉस उस CGU की जो बची हुई एसेट्स है उनकी कैरिंग अमाउंट के रेशो में बटेगा। सिंपल से इतना सा लॉजिक है। चलो सर, तो CGU1
2 और 3। बताओ CGU1 में कौन कौन सी एसेट्स आई हैं? सर एक तो आई है एसेट ए, चलो हम तो ऐसे लिख लेते हैं एसेट ए। मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा था, मैंने कहा लेकिन ठीक है, एसेट ए। बताओ सर 300 लाख। एसेट बी 600 लाख CGU2। एसेट 3 800 लाख CGU3। डी ई एफ जी और एच। डी 900, ई 1200, एफ 900, जी 750 और एच बताओ सर कितना टोटल हुआ? 300 प्लस 900 प्लस 1200, 2400। 9 और 6 15, 15 और 750, 2250। और ये आ गया कैरिंग अमाउंट बिफोर गुडविल। अब आया गुडविल एलोकेशन और उसका रेशो था 5:3:2। और जिस दिन हम इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन हमारी गुडविल की बुक वैल्यू है 1000। 1000 का 532, 1000 का 5/10, 3/10 और 2/10। तो सर टोटल कैरिंग अमाउंट 2900, 2550 और 2200। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU कौन देगा? हमेशा क्वेश्चन देगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 2500, 2000, 2500। बताओ इम्पेयरमेंट लॉस है और नहीं? तो सर गुडविल का जो अमाउंट यहां पे आया था उसमें तो कोई लॉस हो गई नहीं। अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस तो अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज 400, इज 550, 0। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करो। सर लॉस हुआ है 400 का और जबकि इस CGU की गुडविल 500 थी, तो मतलब इम्पेयरमेंट लॉस इज लेस देन गुडविल। तो गुडविल राइट ऑफ कितनी कर दो? 400। यहां पर गुडविल थी इस CGU की 300, जबकि लॉस हुआ है 550। नॉट एप्लीकेबल। चलो सर बैलेंस इम्पेयरमेंट लॉस 0, 250 और 0। ये कहां पे बटेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड टू PP इन
प्रोपोर्शन ऑफ कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट का रेशो है 600, 900, 750। सर ये तीनों वैल्यू 150 से डिवाइड हो रही हैं। देखो 154 जा 600, 156 जा 900, तो 6:4:6:5 का रेशो है। और एसेट के नाम क्या थे सर? बी, डी और जी। बोलो। 250 का 4/15, 250 का 6/15 और 250 का 5/15। बताओ सर। 250 डिवाइड बाई 15 इंटू 4, 66.66 बार 6, 99.999999 यानी 100 और 5 83.33 बार। चलिए बताइए रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो सर देखो ना, ए, सी, ई, एफ और एच। ए, सी, ई, एफ और एच, इनकी तो वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि जो CGU3 में आने वाली असेट्स थी, CGU3 में तो इम्पेयरमेंट ही नहीं है, उसका तो गुडविल भी राइट ऑफ नहीं हुआ। CGU1 में इम्पेयरमेंट लॉस था, लेकिन लॉस का अमाउंट CGU1 पे एलोकेटेड गुडविल से भी कम था। तो सारा जो बार था, सारा जो प्रहार था, वो गुडविल ने अपने सीने पे झेल लिया और किसी असेट्स को नुकसान ही नहीं होने दिया। तो A, B, C, D, E, F, G, H और गुडविल। चलो बताओ कैरिंग अमाउंट 300, 600, 300, 600, 800, 900। 300, 600, 800, 900, 1200, 900, 750, 1200 और गुडविल के 1000। इम्पेयरमेंट लॉस 0, 0। ई में 0, एफ में 0, ई में 0, एफ में 0, एच में भी 0। गुडविल में कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ? तो सर ये वाली गुडविल तो पूरी खत्म हो गई और ये 400 खत्म हो गई। तो 400 और 300, 700 का लॉस। यहां पर कितना हुआ? बी में 66.66 बार, फिर डी में 1000 और 83.33 बार। ये हो गया सर आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। 300 माइनस 0, 300, 600 माइनस 66, 800 माइनस 0, 800, 900 माइनस 100, 800, 1200, 900, 666.67, 1200 और 300।
अब आपको ही समझ में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये आएगा तो कम से कम 8 से 10 के लिए आएगा, और आईसीआई सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए 8 से 10 नंबर दे दे, ये तो मुश्किल है यार। उसको ऐसे 27 एस पूछने हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? लेकिन फिर भी दिस कुड बी योर आंसर। अब सर एक बात और, if goodwill cannot be allocated on a reasonable basis or on consistent basis, तो क्या होगा? तो परफॉर्म बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट। बॉटम अप और टॉप डाउन टेस्ट दोनों लगाओ। सर ये क्या होता है, क्या है ये? समझाते हैं, 100% समझाते हैं। यानी जब हम बोल रहे हैं कि यार गुडविल का जो अमाउंट है, हमारी एग्जांपल में ये एग्जांपल, ये जो गुडविल का अमाउंट है 1000, ये CGU1, CGU2 और CGU3 पर बांटे जाने योग्य है ही नहीं है ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो फिर उस केस में सर सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल सीजीयू का फिर से बोल रहा हूं, जब गुडविल का अमाउंट इन सीजीयूज पे अलोकेबल ना हो तो उस केस में AS28 कहता है कि यू हैव टू अप्लाई बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। यानी पहले बॉटम अप देखिए और फिर बर्ड आई व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू, छत से नीचे देखिए। छत से नीचे देखेंगे सब दिखेगा सामने, अभी ऐसे जाना है। तो सर आप एक काम करिए, बिना गुडविल को ऐड किए तीनों सीजीयूज का इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लीजिए अगर कोई है तो, और उसका नया कैरिंग अमाउंट निकाल लीजिए। अब आपके इंडिविजुअल सीजीयूज का जब कैरिंग अमाउंट आ जाए तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है जो अलोकेबल नहीं थी उसे ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैरिंग अमाउंट। फिर उसे कंपेयर करिए ऑर्गेनाइजेशन के रिकवरेबल अमाउंट से। यानी आपको दो रिकवरेबल अमाउंट मिलेंगे, एक रिकवरेबल अमाउंट मिलेगा इंडिविजुअल सीजीयू का और एक रिकवरेबल अमाउंट मिलेगा आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल का। तो अगर आपका recoverable amount of the organization as a whole is less than carrying amount of the organization as a whole, and what is carrying amount of the organization as a whole, तो उसमें आएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर बॉटम अप टेस्ट प्लस गुडविल। सर नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, आप डेटा के साथ समझाओगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है भाई साहब, कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? लो सर, तो यहां पर हमने बोला एसेट ABCDE और F, बस CGU1, CGU2, CGU3, CGU3 2 और 1, कैरिंग अमाउंट 500, 800, 900, 400, 600 और 1000। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कंपनी हैड गुडविल अनएलोकेबल ऑफ रुपीज। एक बार जोड़िए जरा इसको, 5 और 8 13, 13 9 22, 22 और 26, 6 32, 32 और 10 42, ओके 800 की रुपीज इन लैक्स। ओके,
कंपनी के पास गुडविल है लेकिन अनअलोकेबल है, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU 1, 2 एंड 3। सर 1 का है रिकवरेबल अमाउंट 1350, 2 का है 1100, 3 का है 1500। और ऑर्गेनाइजेशन का केस 1, केस 2, $4600, 3800। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए सर क्या बोलेंगे? सिंस गुडविल इज नॉट allocable on CGUs, therefore we will follow both bottom up test and top down test, ठीक है सर। तो पहले बॉटम अप टेस्ट। तो बॉटम अप टेस्ट हमको ये बताना चाह रहा है कि भैया इंडिविजुअल CGU अपने दम पे बिना टैग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिना गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खुद कितना रिकवर करने में कैपेबल है, वो अपनी दम पे कितना कमाने की क्षमता रखते हैं बिना गुडविल का बेनिफिट लिए। तो सर CGU 1, CGU 2 और CGU 3 एसेट है A एंड F, एसेट है B एंड E, एसेट है C एंड D। कैरिंग अमाउंट, तो सर कैरिंग अमाउंट है 500 प्लस 1000, 1500, 800 प्लस 600, 1400, और 900 प्लस 400, 1300। क्या इसमें गुडविल ऐड करोगे? अगर कर पा रहे होते तो फिर हम ये वाली अप्रोच लगाई क्यों रहे होते? ये अप्रोच लगी तब रही है जब गुडविल कैन नॉट बी allocable on CGU on reasonable and consistent basis। ओके सर। तो सर ये आ गया कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट CGUs, ये आ गया उनका रिकवरेबल अमाउंट। बताइए सर रिकवरेबल अमाउंट क्या है? तो सर इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट है 1350, 1100 और 1500। बताओ क्या इम्पेयरमेंट लॉस हुआ? हाँ सर हुआ। क्या इम्पेयरमेंट लॉस हुआ? हाँ सर हुआ। क्या इम्पेयरमेंट लॉस हुआ? नहीं हुआ सर। तो इम्पेयर लॉस कितना? तो सर यहाँ पे है 1350 माइनस 1500, 150, और 1400 माइनस 1100, 300। तो सर रेशो क्या होगा बता दो भाई साहब। सर रेशो आएगा 5:1
10, ए और एफ, तो सर ए और एफ में कितना बटेगा? 5:10 यानी 1:2, 50 और 100। बी और ई 800 और 600 यानी 4:3 और नॉट एप्लीकेबल। तो 150 का अमाउंट बढ़ जाएगा 50, 1/3 और 2/3। चलो सर 300 का 4/7 171.428, तो 43 ले लेते हैं। $128.57। चलो सर अब आप बताओ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर बॉटम अप CGU1 ए और एफ 500 - 50 450 और 1000 - 100 1350। CGU2 बी एंड ई, तो सर बी की वैल्यू थी 800 और ई की 600। राइट ऑफ कितना हुआ? 171.43, 128.57। 671.43, 628.57। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। 600 - 128.57 471.43। चलो इसमें क्या जाएगा? सी और डी। सी और डी में कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ? आंसर आंसर हुए नहीं, तो 900 + 400, तो सर ये तीनों मिला के कितना हो गया? 1100 + 1300 + 1350, 3750। हाँ जी। केस 1, केस 2, कैरी का अमाउंट आफ्टर बॉटम अप टेस्ट 3750 3750 प्लस गुडविल। अच्छा ये 3800 के बजाय 3600 कर लीजिएगा। हाँ, गुडविल कितनी वैल्यू थी सर? अनअलोकेटेड गुडविल 800 है। अरे यार ये तो दोनों एक्सट्रीम केस हो गए, एक तीसरा केस भी बनाना पड़ेगा।
एक तीसरा केस भी बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अड़तीस कर देते हैं। तो सर अब आप बताइए कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सर कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 4550 और यहां पे है 4550, जबकि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है। तो सर रिकवरेबल अमाउंट है ऑर्गेनाइजेशन का 4600। इसका मतलब क्या हुआ, इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस, आंसर आया नो। तो फिर क्या गुडविल को इंपेयर करोगे, आंसर आया नो। इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस, यस 750। तो राइट ऑफ अगेंस्ट, तो सर रूल तो वही है, पूरा गुडविल से राइट ऑफ करो, पूरा की पूरा गुडविल से राइट ऑफ करो। अब सर एक तीसरा केस और सुनो, हम बोल रहे हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन का ये तो अमाउंट सेम आएगा, और क्वेश्चन बोले कि सर ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरेबल अमाउंट 3600 है। तो आप क्या बोलना, ये इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, नॉट रेलेवेंट है। सर क्यों 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 क्यों, खुद सोचो। बिना ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल का बेनिफिट लिए अगर हमारे ये तीनों सीजीयू खुद अपनी दम पे 3750 का अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल यूज करके तो ये अमाउंट हमेशा ज्यादा ही होगा, तो हो नहीं सकता। तो कुछ भी हो जाए, जो मैक्सिमम 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 आप इंपेयरमेंट करोगे 4550 माइनस 3600, 950 हो रहा है। लेकिन आप इसमें से मैक्सिमम 800 की ही गुडविल राइट ऑफ करोगे, और जो 150 है उससे इग्नोर कर सकते हो। यानी आप कुछ भी कर लो, मैक्सिमम राइट ऑफ अंडर टॉप डाउन must be equal to or less than the amount of goodwill which is unallocable, which is unallocable, which is unallocable। ध्यान रखिएगा, क्या बोला फिर सुनिएगा। पहले आपको जब भी ये सिनेरियो आता है, सिनेरियो क्या है कि सर वो हम बांट नहीं पाए, अलोकेट नहीं कर पाए गुडविल अमंग दिस सीजीयूज, हमने कहा ओके मत करो। तो आप पहले बॉटम अप अप्रोच लगाएं और इंडिविजुअल सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकालने और उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने। उस रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू में इंडिविजुअली जो आए उसमें जोड़ें गुडविल, तो आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरेबल अमाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का कैरिंग अमाउंट। अब उससे कंपेयर करें ऑर्गेनाइजेशन के रिकवरेबल अमाउंट से। आप खुद सोचो यार, 3 सीजीयू का इंडिविजुअल अगर रिकवरेबल अमाउंट एक्स है, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो मिला के एक्स प्लस कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे पॉसिबल है कि वो एक्स से भी कम हो जाएगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो आप तो आज ही दुकान बंद करो और इन तीनों सीजीयू को अलग अलग करके बेच दो, तो भी फायदा है, नुकसान तो हो नहीं सकता। तो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी लेस देन द कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू आफ्टर बॉटम अप टेस्ट। बॉटम अप टेस्ट के ऊपर नीचे कभी जा ही नहीं सकते आप, जो रिकवरेबल अमाउंट होगा वो उसके बराबर या उससे ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। अगर है तो आप बोल सकते हैं कि ये इररेलेवेंट है। तो सर ये हो गया आपका ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28, और मुझे आपके साथ एक लेक्चर थोड़ा सा आधे घंटे का शेयर करना पड़ेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका इम्पेयरमेंट लॉस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ CGU अलॉन्ग विद गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। मैं इसमें मर्ज कर सकता था, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड टू गुडविल हो। जैसे पिछला वीडियो डेडिकेटेड टू CGU था, ये वाला वीडियो डेडिकेटेड टू गुडविल है, तो अब अगला जो वीडियो होगा वो डेडिकेटेड टू गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स होगा। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।